मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज डेट है 10 सितंबर 2021 और क्लास 7 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 14 कार्यपत्रक नंबर 14 आज हम करेंगे, जिसका टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। बेटा हम अपने आसपास दिन में हर चीज़ों में रेखाएं देखते हैं, कुछ कोण देखते हैं, उन पे हमें अपने आसपास ध्यान केंद्रित करना है और उनसे ही रिलेट करके हमें आज की ये वर्कशीट करनी है। स्मरण कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, स्मरण का मतलब होता है याद कीजिए। देखिए इन चीज़ों के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं और आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, तो आइए हम एक बार इनको दोहराते हैं। सबसे पहला है बिंदु। देखिए बेटा बिंदु बिंदु हमने कहीं पर भी एक ऐसे डॉट लगाया है, इस डॉट को हम बिंदु कहते हैं। इसकी कोई भी माप नहीं होती, ना कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई, ना कोई मोटाई। ये केवल एक स्थिति है। बिंदु एक स्थिति है। ठीक है बेटा। अगला है रेखा। रेखा आपको पता है रेखा किसे कहते हैं। अगर कोई भी हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं और उसके दोनों तरफ तीर का निशान लगा देते हैं, तो ये हमारी रेखा बन जाती है। और इसको हम जैसे ए और यहाँ पे बी लिख दिया, इससे हम डिनोट करते हैं। दोनों तरफ तीर का निशान लगाने का मतलब होता है कि रेखा इस तरफ भी अनंत तक जा सकती है और इस तरफ भी अनंत तक जा सकती है। ठीक है बेटा। और इसको हम डिनोट करते हैं, जो भी हमने इसको अल्फ़ाबेट दिया है, जैसे हमने ए बी दिया है तो ए बी के ऊपर ऐसे दोनों तरफ लाइन लगाकर। ठीक है बेटा। और इसको हम स्मॉल लेटर में भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इसे दो अल्फ़ाबेट से नाम ना देकर हम इसको केवल ऐसे दे दें कि एल रेखा है हमारी, तो हम इसको एल के ऊपर भी ऐसे तीर का निशान दोनों तरफ लगाकर इसको हम स्मॉल एल से या एम से एन से किसी भी अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। रेखा के बाद आता है रेखा खंड। खंड का मतलब आपको पता ही है, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो रेखा जो अनंत तक जा रही है उसका एक टुकड़ा यानी रेखा खंड। ठीक है बेटा। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। अब देखो, अब मैंने अगर ऐसे एक लाइन खींची है और उसके दोनों तरफ ऐसे ए और बी तीर के निशान ना लगा के सिर्फ बिंदु लगाए हैं और फिर उनको डिनोट कर दिया ए बी, तो ये बन गई हमारी रेखा खंड। और इसको हम ए बी से डिनोट कर सकते हैं। और उसके बाद रेखा पे हम ऊपर तीर का निशान लगाते थे, इस पे सिर्फ लाइन खींचेंगे लेकिन दोनों तरफ तीर का निशान नहीं आएगा। अगला है हमारा किरण। बेटा आप ये सब अपनी नोटबुक में लिखेंगे, हेडिंग डाल के सब चीज़ें वहाँ पे उतारेंगे। किरण, किरण क्या होती है? देखो बेटा हम बोलते हैं सूर्य की किरणें। सूर्य एक प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से किरण स्टार्ट हो रही है और उसके बाद उसकी रोशनी धरती तक जहाँ तक भी अनंत तक जा रही है, यानी कि वो बढ़ती जा रही है आगे तक। तो किरण का एक बिंदु प्रारंभिक बिंदु होता है और उसके बाद उसको हम आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो एक तरफ तो ये बिंदु लगा होगा और एक तरफ तीर का निशान होगा, तो ये कहलाएगी किरण। और इसको भी हम अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। जैसे जो शुरू का बिंदु है, जहाँ से शुरू हो रही है, उसको हम ओ लिख सकते हैं और जहाँ तक वो जा रही है, आगे तक जा रही है, हम उसके कहीं पर बीच में एक पी लिख सकते हैं। तो ओ पी एक किरण है और उसको डिनोट करेंगे ऐसे करके और ऊपर एक ही तीर का निशान आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो ये बॉक्स में लिखा है एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। अब आपको मैंने सूर्य का उदाहरण दिया, सूर्य से कितनी किरणें आ रही हैं? अनगिनत आ रही है ना। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि एक बिंदु से अनगिनत अनगिनत किरणें गुजर सकती हैं। अब बेटा जब हमें रेखा, बिंदु, रेखाखंड, किरण ये सब पता चल जाता है ना, तो हमारे सामने आता है कोण। कोण क्या होता है? देखो आप अपने घर के जितने कोने हैं वहाँ पे आपकी घर की एक जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो मिल रही है, तो वहाँ पे वो एक कोण बनता है। इसी तरह से आप कोई भी आकृति देखते हैं, किताब देखते हैं, आपके पास आपका फ़ोन है, फ़ोन देखते हैं, तो जहाँ पे भी फ़ोन की लंबाई चौड़ाई आपस में मिल रही है वो एक कोण है। तो कोण क्या होता है, यहाँ से मैं आपको इसकी परिभाषा पढ़ के बताती हूँ और आप समझ गए होंगे। जहाँ पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं या रेखाखंड आपस में मिलते हैं, उस बिंदु पे जो डिग्री बनती है, जितने डिग्री का कोण बनता है, उसको हम कोण कहते हैं। देखिए बेटा एक कोण दो किरणों के मिलने से बनता है। उभयनिष्ठ बिंदु, शीर्ष बिंदु
कहलाता है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या हुआ, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, तो दोनों का जो कॉमन होता है ना, कॉमन बिंदु को हम कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, वो शीर्ष बिंदु है और कोणों को डिग्री में मापा जाता है, ये हमारा कोण कहलाएगा। इसको जैसे हम नाम दे देते हैं ओ, ए और बी, तो हमारा ए ओ बी, जहाँ पे कोण बनता है ना, उस चीज़ को, उस वाले अल्फ़ाबेट को हम बीच में रखते हैं, तो कोण बना ए ओ बी। जैसे आपको यहाँ आकृति में दिखाया हुआ है पी ओ क्यू, और इसको हम क्यू ओ पी भी पढ़ सकते हैं बेटा, और इसको हम डिग्री में मापते हैं कोण को। अब देखो एक बॉक्स में ये बना है, क्या लिखा है पढ़ते हैं। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? सरल रेखा, हाँ हो सकती है। आपके पास सरल रेखा जो है वो 180 डिग्री का कोण होती है, तो इसका आंसर आएगा हाँ, सरल रेखा एक कोण हो सकती है और वो भी 180 डिग्री का। ठीक है बेटा। अब देखो ये बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है? अगर हमारे सामने दो कोण लिखे हैं, कोई लिखा है 50 डिग्री, कोई लिखा है 40 डिग्री, कोई लिखा है 30 डिग्री, कोई लिखा है 60 डिग्री, तो बेटा अगर उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। मैंने आपको 30 और 60 का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि दोनों को मिला के 90 होता है। 50 और 40 का एग्जाम्पल भी इसलिए दिया, 50 और 40 मिला के भी 90 होता है। तो जिन कोणों को आपस में मिलाने पर उनका दोनों का योग 90 डिग्री आ जाए तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। फिर है समपूरक कोण। देखो समपूरक, इसको ऐसे याद करना, पूरक माने 90, समपूरक, समपूरक मतलब उसका कुछ बढ़ गया है हिस्सा, तो समपूरक होता है 180 डिग्री का बेटा। अगर दो कोण दिए हुए हैं, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 100 डिग्री और 80 डिग्री का, और दोनों को मिला के 180 आता है, तो उन दोनों का योग जब 180 हो जाए, आपको दोनों कोणों के योग को मिला के देखना पड़ेगा, और अगर वो 180 हो जाता है तो उसको कहते हैं समपूरक कोण। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अच्छे से इसको याद रखेंगे, पूरक कोण और समपूरक कोण को। ठीक है बेटा। अब देखते हैं अगला, हम नीचे हमारे पास क्या लिखा है, आसन कोण। आसन, अ आ का डंडा, स और आधा न और उसके बाद पूरा न, आसन कोण। इसको ध्यान रखेंगे, आसन कोण किसे कहते हैं। अगर हमारे पास ये एक कोण बना हुआ है और उसके बीच में हमने एक लाइन खींची हुई है, जो ये बीच वाली लाइन है ये है उभयनिष्ठ रेखा, और इसका शीर्ष एक ही है, उभयनिष्ठ शीर्ष जहाँ पे कोण मिल रहे हैं। तो जब दोनों कोणों के बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा हो जाए और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो जाए, तो उन दोनों कोणों के जोड़े को हम आसन कोण कहते हैं। जोड़ा होता है इसके अंदर। कब कहेंगे आसन कोण? जब दोनों कोण के बीच में एक रेखा कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, और एक बिंदु जो उनका शीर्ष बिंदु है वो कॉमन हो, एक ही शीर्ष से दोनों कोण निकल रहे हो, तो वो कहलाते हैं आसन कोण। अब है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म, देखो बेटा रेखा कोण बताया मैंने आपको, रेखा कोण 180 डिग्री का होता है। अब युग्म, युग्म माने होता है जोड़ा। अब ऐसे एक लाइन खींच ली हमने, तो एक कोण इधर बन गया, एक कोण इधर बन गया, तो इन दोनों का योग 180 रहेगा, क्योंकि है तो ये रेखा पे ही। जब रेखा पे कोण है लेकिन ये आसन कोण है दोनों, क्योंकि एक इनकी उभयनिष्ठ रेखा है और एक ही इनका शीर्ष बिंदु है ये रहा, तो ये हमारा रेखीय युग्म का जोड़ा है। ठीक है बेटा। जब 180 डिग्री को कोई एक लाइन बांट दे आपस में और उन दोनों कोणों को हम बोलते हैं रेखीय युग्म। ठीक है बेटा, आपको ये सब अच्छे से समझना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। अब है देखो, आओ अभ्यास करें। इसके बाद हम ये प्रश्न पे आ गए सीधा। हमारा जो पहला प्रश्न है वो लिखा है, निम्नलिखित कोणों की पहचान कीजिए। आसन कोण, आसन पूरक कोण, रेखीय युग्म, समपूरक युग्म। अभी मैंने आपको सब ऊपर बताया है। देखो बेटा, पहला आसन कोण कौन सा होगा? जिसके अंदर एक उभयनिष्ठ रेखा हो और उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। आसन पूरक कोण कौन सा होगा? पूरक कोण था 90 डिग्री, दोनों का जोड़ होना चाहिए, और आसन भी हो। आसन मतलब उन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा भी हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो। और रेखीय युग्म कौन सा होगा? जो एक रेखा कोण होता है 180 डिग्री का, लेकिन उसके बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, दोनों को मिला के 180 डिग्री आ जाएगा, तो वो बन जाएगा रेखीय युग्म।
और है संपूरक युग्म। संपूरक युग्म, युग्म माने हमेशा जोड़ा होता है, ये ध्यान रखेंगे। संपूरक कोण का हमने आपको बताया तो 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का टोटल। तो आपके सामने 4 हिस्से करे हुए हैं क्वेश्चन के, 4 पार्ट में क्वेश्चन है। आप इसको A B C D पार्ट भी दे सकते हो। तो बेटा देखो, पहले आप ये चित्र बनाएंगे और दोनों कोण देखेंगे, दोनों अलग अलग हैं, कोई उभयनिष्ठ रेखा नहीं है, कोई उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। एक कोण का माप आपको 60 डिग्री 50 डिग्री दिया हुआ है और एक का दिया हुआ है 130 डिग्री। दोनों को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री आता है, ठीक है। लेकिन ये रेखीय युग्म तो नहीं बन रहा, तो ये इसमें से होगा संपूरक युग्म। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे संपूरक युग्म। अगला देखेंगे, ये तो देखते ही बिल्कुल पता चल रहा है। देखो रेखा पे कोण बना हुआ है, एक उभयनिष्ठ हमारी भुजा भी है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, तो ये हमारा बन गया रेखिक युग्म। फिर हमारा ये देखेंगे, देखो बेटा ये अधिक कोण टाइप बन रहा है, लेकिन उभयनिष्ठ इसकी एक भुजा है और इसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, ये हमारा बन गया आसन कोण। लेकिन हमारा ये चौथा वाला देखो बेटा, ये देखो आप ऐसे पूरा सीधी एक लाइन जा रही है और एक नीचे रेखा है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन साथ में एक उभयनिष्ठ भुजा भी है और उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। इसको हम इसलिए आसन कोण ना कहकर आसन पूरक कोण कहेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री इसका टोटल है, ठीक है। तो पहला वाला आपका हो गया संपूरक युग्म, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरे पार्ट का आंसर हो गया रेखिक युग्म, तीसरे पार्ट का आंसर हो गया आसन युग्म, आसन कोण, और चौथे पार्ट का आंसर हो गया आसन पूरक कोण। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा बहुत आसान है, रेखा पे एक कोण बनता है, मैंने आपको बताया 180 डिग्री होता है। फिर एक उभयनिष्ठ हमारी रेखा खींची हुई है, इधर भुजा, इधर 150 डिग्री लिखा है, तो टोटल 180 होता है। 150 पहले ही दिया हुआ है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। 180 में से 150 घटा देंगे तो 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, जब घड़ी में दोपहर 3:30 बजे होते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या कोण बनाती हैं? क्या ये अधिक है या प्रतिवर्त है या न्यून कोण है? देखो बेटा घड़ी बनाएंगे, आपके दर्शाने के लिए बना रही हूँ सिर्फ। ये हमारा इधर 6 नंबर होता है और इधर हमारा 3 नंबर होता है। 3:30 बजे होते हैं, तो 3 से घड़ी की जो घंटे की सुई होती है थोड़ी तो खिसक चुकी होती है, 6 पे वो पूरी है, लेकिन 3 से थोड़ी खिसक चुकी होती है, तो 90 डिग्री तो नहीं बनेगा। अगर 90 डिग्री होता तो हम उसे समकोण कोण कहते, लेकिन ये हमारा बनेगा न्यून कोण। कौन सा बनेगा? न्यून कोण। न्यून कोण होता है समकोण से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, चित्र बना लेंगे घड़ी का अच्छे से। 3:30 बजे, 3:30 बजे में 3 पे आप घंटे की सुई नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आधा घंटा 3 के बाद बीत चुका है, तो जो घंटे की सुई है वो 3 और 4 के बीच में हो जाएगी और मिनट की सुई हमारी 6 पे रहेगी। तो आप इसको न्यून कोण इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ध्यान से सारा काम अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर को भेजेंगे। थैंक यू बेटा।